हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आप सभी का हमारे नए प्रोग्राम में स्वागत है। हमारा नया प्रोग्राम है संविधान, यानी कि आज से हमारी जो क्लासेस रहेंगी वो आज से हमारी बाई वन बाई एक एक करके आपकी संविधान की क्लासों को हम डिटेल पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान। यानी कि आप देख ही रहे होंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, संविधान का अर्थ क्या है इसकी बात करेंगे पूरी तरह से, और उसके बाद हम बात करेंगे संविधान की परिभाषा, और उसके बाद हम बात करेंगे संविधान की विशेषताओं की। तो समझते हैं आखिर संविधान क्या होता है। आप प्लीज इसके नोट्स भी बना लें अच्छे से, और हम डिटेल संविधान को पढ़ेंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, उसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और अपने सभी जितने भी ग्रुप्स हैं सभी में उसको भेज दें। चलिए शुरू करते हैं संविधान के पार्ट को। आते हैं हम संविधान क्या है आखिर, और संविधान की बात क्या है। तो संविधान की बात अगर हम करते हैं तो सम प्लस विधान, इन दो शब्दों से मिलकर बनता है आपका संविधान। यानी कि अगर हम संविधान का संधि विच्छेद कर दें यहां से तो सम प्लस विधान होता है। अगर हम बात करेंगे इसमें संधि कौन सी है, तो आप कह सकते हो इसमें आपकी व्यंजन संधि है। इसमें आपकी व्यंजन संधि आती है, यानी कि सम प्लस विधान बराबर होता है आपका संविधान। तो इसमें आपकी व्यंजन संधि को हम रखते हैं। यानी कि संविधान होता क्या, जैसे आपका देश है, जैसे भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कि भारत का संविधान लिखित संविधान। तो संविधान जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो लिखित और एक आलिखित। आलिखित संविधान को हम मौखिक संविधान भी कह सकते हैं पूरी तरह से। ओके, तो हम समझते हैं कि लिखित संविधान क्या होता है और आलिखित संविधान क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि संविधान है क्या। तो संविधान क्या होता है, किसी भी देश की जो आपकी शासन व्यवस्था होती है या किसी भी राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए हम संविधान यानी कि कानूनी दस्तावेज को रखते हैं, जिसको हम कहते हैं संविधान। तो संविधान क्या होता है, तो संविधान मूल सिद्धांतों का दस्तावेज है। मूल सिद्धांतों का दस्तावेज है आपके, जिसको हम कह सकते हैं कानूनी दस्तावेज है। कानूनी दस्तावेज यानी कि जिसके द्वारा किसी संगठन, किसी संस्था, किसी संगठन को चलाते हैं, किसी संस्था को चलाते हैं या किसी निकाय को चलाते हैं, कि जिसके द्वारा राज्य जो है अभी शासित होते हैं, तो हम उसको ओवरऑल क्या कहते हैं, उसको हम संविधान कहते हैं। यानी कि संविधान जो है वो किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें कुल मिला के आपके 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद तो टोटल मिला के, लेकिन वर्तमान समय अगर हम भारतीय संविधान को देखेंगे तो 450 से अधिक अनुच्छेद हैं आपके। यानी कि अगर अप्रॉक्स की बात करेंगे तो लगभग आपके 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में संविधान में। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान आखिर होता कितने प्रकार का है। तो संविधान जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। जैसे लिखित संविधान, लिखित संविधान, और एक आपका जो संविधान होता है वो होता है आलिखित संविधान। आलिखित संविधान यानी कि इस संविधान को हम मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं, यानी कि जिसके लिखित रूप में दस्तावेज होते हैं उसको हम लिखित संविधान कहते हैं, और जिसके लिखित रूप में दस्तावेज नहीं होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आलिखित संविधान कहते हैं। तो आलिखित संविधान को हम मौलिक संविधान भी कह सकते हैं। तो मौलिक संविधान भी कहते हैं। तो हम बात सबसे पहले करते हैं लिखित संविधान की, यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का होगा, तो प्रथम लिखित संविधान विश्व का आपका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो अमेरिका का जो संविधान है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। यानी कि जो अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का प्रथम लिखित संविधान है।
लिखित संविधान है जिसको अपनाया गया था 4 मार्च 1789 में। 4 मार्च 1789 को अपनाया गया था। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। अमेरिका की कैपिटल की बात करेंगे तो अमेरिका की कैपिटल है आपकी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा की बात करेंगे तो वो आपकी डॉलर है। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में भी कई चीजों को ग्रहण किया गया। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है वो आपका अमेरिका का संविधान है, जिसमें अमेरिका जो है, अमेरिका से भारत ने कई सारे तत्वों को ग्रहण भी किया है। तो अमेरिका का संविधान जो है वो भी आपके कई पार्टों में है। जैसे ये 4 पार्टों में डिवाइड किया गया था। जैसे पहला जो पार्ट था वो था नागरिकों के अधिकार। तो पहला पार्ट था हमारे नागरिक के अधिकार, यानी कि जितने भी अमेरिका में सिटीजन लोग रहते हैं, यानी कि सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता जो भी लोग रहते हैं उन सभी का अधिकार है सबसे पहले। दूसरी जो बात करी गई वो करी गई है शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि जो अमेरिकी संविधान है उसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी शामिल है। नंबर 3 आपका न्यायिक अवधारणा भी शामिल है, यानी कि न्यायिक अवधारणा यानी कि जुडिशरी भी शामिल है आपकी। तो सबसे पहला आपका नागरिकों के अधिकार शामिल है, दूसरा आपका शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शामिल है, तीसरा आपकी न्यायिक अवधारणा शामिल है और चौथा उसमें राज्य का स्वरूप शामिल है। राज्य का स्वरूप भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। तो 4 अवधारणाओं को व्यक्त करता है आपका यूएसए का संविधान। तो यूएसए का संविधान संसार का सबसे पहला यानी कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान भी इसी को कहा जाता है। तो संक्षिप्त संविधान भी है ओवरऑल। अगर हम बात करेंगे कि अमेरिकी संविधान में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा सकता है, तो अमेरिकी संविधान में अभी तक 27 बार संशोधन किया जा चुका है। 27 बार संशोधन किया जा चुका है अमेरिकी संविधान में अभी तक। और जो प्रथम 10 संशोधन थे उनको कहता है बिल ऑफ राइट्स, यानी कि उनको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। तो प्रथम जो 10 संशोधन थे उनको हम बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। तो प्रथम जो संशोधन हुआ था अमेरिकी संविधान में वो हुआ था 1791 में और संविधान बना था आपका 4 मार्च 1789 में। तो ये आपका संविधान अनुमोदित किया गया इस दिन को, यानी कि यहां पे अनुमोदित किया गया संविधान को। और ये जो प्रथम संशोधन होता है अमेरिकी संविधान में वो आपका 1791 में आपका होता है, यानी कि प्रथम संशोधन जो होता है वो 2 वर्षों के बाद में किया जाता है यहाँ पर प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है। और टोटल जो यूएसए के संविधान में संशोधन हो चुका है वो आपका 27 बार कंप्लीट संशोधन हो सकता है। प्रथम 10 जो संशोधन थे उनको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स के नाम से उनको हम जानते हैं। बात कर लेते हैं जब अमेरिकी संविधान बनके तैयार हो गया तो अमेरिकी संविधान ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भी घोषणा कर दी गई थी, जिसमें प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे और उपराष्ट्रपति के रूप में शामिल किया गया जॉर्ज एडम्स को पूरी तरह से शामिल किया गया। तो अमेरिकी संविधान के बारे में और भी अगर हमको जानकारी का विश्लेषण करते हैं तो उसमें आता है कि अमेरिकी संविधान जो है भारत को उसने बहुत कुछ दिया, यानी कि भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है। तो अमेरिका से ग्रहण किए हुए तत्व, अमेरिका से ग्रहण किए हुए तत्व, यानी कि क्या क्या अवधारणाएं जो हैं जो हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। इसमें सबसे पहले आता है आपका मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने जो ग्रहण किए हैं वो आपके यूएसए से ग्रहण किए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ग्रहण किए हैं और इनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स और इन्हीं को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मूल अधिकार बोल सकते हैं या मौलिक अधिकार बोल सकते हैं। हम थोड़ा सा डिटेल पार्ट यहाँ पे पढ़ लेते हैं इनका। ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में शामिल है और भारतीय संविधान में जो वर्तमान समय में जो भागों की संख्या है वो आपकी टोटल मिला के
25 हो गई है वर्तमान समय में। अगर पहले की बात करेंगे तो टोटल मिला के वो कितनी आ रही है आपकी 22 आ रही है। तो भारतीय संविधान, दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं तो मूल अधिकार सबसे पहले लिए थे भारतीय संविधान में। अगर दूसरे की बात कर लेते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी हमने ग्रहण किया है अमेरिकी संविधान से। तो जो हमारी न्यायपालिका है उसकी जो आपकी लिबर्टी है यानी कि स्वतंत्रता है उसको भी हमने ग्रहण किया है आपके अमेरिका से। अगर तीसरे की बात करते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया को भी शामिल किया है। ये आपके आर्टिकल नंबर 61 में है, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, उसमें आपके अनुच्छेद 61 में आपके शामिल है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। और चौथे की अगर बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया जो हमने ग्रहण की है वो आपके यूएसए के संविधान से की है। तो पहला हमने मूल अधिकार को ग्रहण किया है, दूसरा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीसरा राष्ट्रपति पर महाभियोग, और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आपके मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है उनको हटाने की प्रक्रिया को हमने यूएसए के संविधान से ग्रहण किया है। अगर चौथे पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी हमने यूएसए के संविधान से लिया है। तो कुल मिला के हमने 5 चीजों को ग्रहण किया है। भारतीय संविधान ने अमेरिका के संविधान को, यानी कि मूल अधिकार यूएसए से हमने लिए हैं। बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने ग्रहण किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल नंबर 61 में आपके आता है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी इसमें शामिल है आपके, और आपका उपराष्ट्रपति का पद भी इसमें शामिल है। तो कुल मिला के हमने इतनी चीजों को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। समझ लेते हैं अगले। हम आते हैं कि सरकार के आखिर अंग क्या हैं। तो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि भारत सरकार जो आपकी होती है, यानी कि संविधान चलाने के लिए जो भी आपकी सरकार होती है, तो उसके ओवरऑल अंग क्या होते हैं। तो भारत की जो गवर्नेंस होती है वो 3 पार्टों में डिवाइड होती है आपकी। नंबर 1 जो पार्ट होता है वो होता है हमारा विधायिका, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर। दूसरा जो पार्ट होता है वो हमारा होता है कार्यपालिका, और जो हमारा तीसरा पार्ट होता है वो हमारा होता है न्यायपालिका, जुडिशरी जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। अगर हम बात करेंगे चौथे पिलर की, तो जो चतुर्थ जो पिलर होता है हमारा, ये चतुर्थ जो हमारा स्तंभ होता है जिसको हम कहते हैं मीडिया, यानी भारतीय संविधान के अगर चतुर्थ पिलर की बात करेंगे तो वो आपका मीडिया होगा। यानी कि 3 प्रमुख जो अंग होते हैं वो आपके सरकार के अंग होते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्यपालिका, यानी कि पहला हमारा होता है विधायिका, दूसरा होता है आपका कार्यपालिका, और तीसरा होता है आपका न्यायपालिका। तो चर्चा कर लेते हैं कि ये सब क्या होता। तो क्या करता है कि विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, कानून बनाती है। जब विधायिका कानून बनाएगी तो कोई ना कोई इसको पारित भी करेगा। तो ये क्या करता है, एक कानून को पारित करता है, या हम कह सकते हैं कानून को लागू करता है। तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी, तो न्यायपालिका जो होगी वो कानून की क्या करेगी, व्याख्या करेगी। कानून की व्याख्या करेगी, यानी कि स्पष्ट है कि विधायिका जो होगी वो कानून बनाती है, कार्यपालिका क्या करती है, कानून को पारित करती है यानी कि लागू करती है, और जो कानून की जो अंतिम चरण में जो व्याख्या करती है वो हमारी जुडिशरी व्याख्या करती है आपकी। तो जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका होगी वो क्या करेगी, यानी कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमने कहां से लिया है, आपके यूएसए से ग्रहण किया है। तो जो न्यायपालिका जो हमारी होगी
ये पूरी तरह से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। तो कानून की व्याख्या जो करने का कार्य करती है वो न्यायपालिका करती है, कानून पारित करने का कार्य कार्यपालिका करती है, और आपकी विधायिका जो करती है वो क्या करती है, कानून बनाती है। ठीक है। अगर हम भारतीय संघ की बात करेंगे, भारतीय संघ, अगर भारतीय संघ की विधायिका को हम संसद कहते हैं, यानी कि भारतीय संघ की जो विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं। भारतीय संघ की विधायिका को हम संसद कहते हैं, और संसद के पार्ट होते हैं आपके दो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम बात करेंगे राज्य विधायिका की, तो राज्य विधायिका को हम कहते हैं विधानमंडल। तो राज्य विधायिका को हम विधानमंडल के नाम से जानते हैं, जिसके पार्ट होते हैं आपकी विधानसभा और इसका पार्ट होता है आपका विधान परिषद। तो ओवरऑल आपके पार्ट होते हैं, यानी कि संसद के दो पार्ट होते हैं। तो संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, संसद का एक अभिन्न अंग, जिसको बहुत सारी पावर प्राप्त है आपके। तो भारतीय संघ की जो विधायिका होती है उसको हम कहते हैं संसद, और जो राज्य विधायिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, विधानमंडल। तो विधानमंडल जो होता है वो क्या होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक क्या होती है, विधान परिषद होती है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं क्या एक दूसरे से, जैसे आपकी कार्यपालिका होगी, कार्यपालिका होगी आपकी, यहां पे आपकी विधायिका हो गई, और ये आपकी न्यायपालिका हो गई। अगर हम कह सकते हैं क्या ये एक दूसरे की शक्ति को पृथक्करण कर सकती हैं, तो भारतीय संविधान में कहीं भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। इसीलिए इन सभी की अपनी एक पावर होती है और एक दूसरे की शक्ति का विभाजन नहीं कर सकती है। तो भारतीय संविधान में अगर शक्ति सिद्धांतों का पृथक्करण होता तो इसमें एक दूसरे का क्या कर सकते थे, हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन यूएसए के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत नहीं है। इसीलिए एक क्या है, तीनों अपने लिए क्या है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया है। इसीलिए अगर एक कानून बनाती है तो ये पारित करेगी और ये उसकी क्या करेगी, व्याख्या करेगी। तो ये हमारे जो आपकी सरकार, आपकी गवर्नमेंट होती है, उसके क्या होते हैं, आपके अंग होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, अंग को हमने समझ लिया। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इसमें संविधान के निकाय क्या होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, तो ये भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहला आपका होता है संवैधानिक निकाय, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई हमारी। एक हमारी होती है वैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, और हमारे पास में होते हैं गैर संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय। अब हम समझते हैं कि संवैधानिक निकाय किसे कहेंगे, वैधानिक निकाय किसे कहेंगे, और गैर संवैधानिक निकाय हम किसे कहेंगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले संवैधानिक निकाय हमारे होते क्या, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी क्या होती है। तो वो निकाय, जैसे कि बहुत सारे निकाय होते हैं, इनका संविधान में आपको देखने को उल्लेख मिलता है, यानी कि वह निकाय जिनका संविधान में क्या होता है, उल्लेख होता है, यानी कि जिनकी खुद की पावर होती है। क्या होती है, खुद की पावर होती है, यानी कि जिनकी खुद की शक्तियां होती हैं, जिनका संविधान में उल्लेख किया गया है, उनको हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। ओके, तो जिनका संविधान में उल्लेख किया गया उनको हम संवैधानिक निकाय कहेंगे। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, उसको हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं।
ओके। अगर हम बात करेंगे वैधानिक निकाय किसे कहते हैं, तो वैधानिक निकाय हम उसे कहेंगे जिसका उल्लेख संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया हो, या संसद के अधिनियम के द्वारा अगर किसी संगठन को स्थापित किया गया हो तो हम उसको वैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अगर है तो इसको एक्ट 1990 के अकॉर्डिंग स्थापित किया गया था, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 31 जनवरी 1992 में। तो अगर हम इसको कहेंगे क्या क्या एक वैधानिक निकाय है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर हम किस निकाय को वैधानिक निकाय कहेंगे जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपके वैधानिक निकाय की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपका नीति आयोग, ये आपका गैर संवैधानिक निकाय है आपका, क्योंकि ये अभी संविधान में पहले इसकी चर्चा नहीं थी, अभी आपका एक संगठन बना दिया गया जिसको कहते हैं नीति आयोग, तो एक गैर संवैधानिक निकाय है। अगर संवैधानिक निकाय की बात करेंगे तो जैसे हम कह सकते हैं निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग जो हमारा होगा वो संवैधानिक निकाय होगा आपकी। वित्त आयोग जो होगा वो हमारा संवैधानिक निकाय होगा, यानी कि वित्त निकाय होगा। यूपीएससी, राज्य का महाधिवक्ता, ये सब हमारे संवैधानिक निकाय की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न पेपर में जो बनता है वो यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, ये कौन सा वैधानिक निकाय। तो वैधानिक निकाय हम उन्हें कहेंगे जिनकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के द्वारा होती है या अधिनियम के द्वारा होती है, उसको हम कहते हैं वैधानिक निकाय। ठीक है। अगर हम गैर संवैधानिक निकाय कहेंगे तो हम उन्हें कहेंगे जिनकी स्थापना या जिनकी स्थापना के समय जिन निकायों का विवरण संविधान में नहीं था और बाद में जिन्हें लाया गया था, तो उनको हम कहेंगे गैर संवैधानिक निकाय, यानी कि पूरी तरह से संविधान में इनका उल्लेख नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे गैर संवैधानिक निकाय। जैसे हम ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे से हम पढ़ते हैं कि भारत के संविधान की बात करते हैं। भारत के संविधान, तो भारत का अभी एक संविधान नया है और पहले आपका मूल संविधान था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये मूल संरचना है, ये वर्तमान संरचना है। इसको हम डिवाइड करेंगे कि मूल संरचना और वर्तमान संरचना में क्या डिफरेंस हमारे हो चुका है। यानी कि पहले जब संविधान बना था तो अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, और आपके वर्तमान समय में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 450 से अधिक है। यानी कि अगर हम लगभग की बात करेंगे कि अप्रॉक्स कितने आपके अनुच्छेद हैं, तो लगभग 470 अनुच्छेद वर्तमान समय में संविधान में है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जब संविधान बना था तो उसमें 8 अनुसूची थी, यानी कि अनुसूची जो थी वो टोटल हमारी 8 थी। अब जो अनुसूचियों की संख्या है वो आपकी कितनी है, 12। यानी कि जो हमारी अनुसूची जो प्लस हो चुकी है वो आपकी 4 अनुसूची प्लस हो चुकी है यहाँ से। ठीक है। तीसरे पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं कि भाग कितने हैं, तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भागों की संख्या जो है वो हो गई आपकी 25, लेकिन जो पहले भाग थे वो हैं आपके टोटल ओवरऑल 22 भाग। यानी कि भाग भी कितने बढ़ गए आपके, 3 भागों को पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेदों को भी बढ़ा दिया गया है समथिंग 150, यानी कि आपके 70 यानी कि 75 जो आपके आर्टिकल है उनको समथिंग बढ़ा दिया गया। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान का जो वर्तमान समय में स्ट्रक्चर है वो है, ये आपका मूल है। यानी कि ये जब संविधान बना था तब का स्ट्रक्चर है आपके। तो पढ़ लेते हैं कि जो 3 भाग हमारे जुड़े हैं वो कौन कौन से जुड़े हैं। 3 भागों को हमने जोड़ा है, यानी कि
9A को जोड़ा हमने, 9B को जोड़ा है हमने, और हमने एक 14A को जोड़ा है। 14A की बात करते हैं तो 14A में आपके न्यायाधिकरण है, जिसको हम कहते हैं ट्रिब्यूनल। इसमें आपकी सहकारी समितियां हैं, इसमें 9th B में जो आपकी है वो सहकारी समितियां हैं, और ऊपर वाले में जो आपका 9A है इसमें आपकी नगर पालिका है। तो भारतीय संविधान में जो अभी 3 नए भाग जोड़े गए हैं उसमें 9A यानी कि 9A भाग को जोड़ा गया है, 9B भाग को जोड़ा गया है, और आपके 14A भाग को जोड़ा गया है। तो ये जो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर आज की स्थिति है वो ये है, ये हमारी मूल संरचना थी, ये हमारी वर्तमान में संरचना। अगर बात कर लेते हैं अनुसूचियों की, तो नवीं अनुसूची को जोड़ा गया जो आपके 1951 में जोड़ी गई। यानी कि अभी हमने पढ़ा था कि जो अमेरिका का संविधान जो था उसमें जो पहला संशोधन किया गया था, यानी कि अमेरिका का संविधान जो बना था वो बना था 4 मार्च 1789 में, लेकिन इसमें जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1791 में। यानी कि टोटल हमको जो अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए 2 वर्ष लगे थे। अगर हम बात करते हैं भारत के संविधान की, तो भारत का जो संविधान बना था वो बना था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में हुआ था। यानी कि यहाँ भी जो हमें प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो 2 वर्ष में ही हुआ था, हमारे भारतीय संविधान में भी। तो आपके अमेरिका के संविधान में संशोधन और आपके भारतीय संविधान में जो संशोधन था वो सेम 2 वर्षों में ही हुआ था। यानी कि 1789 बना था, ये 1949 में बन के तैयार हुआ था। तो भारतीय संविधान में प्रथम जो संविधान संशोधन है वो आपका 1951 में बना था, और अमेरिकी संविधान में जो प्रथम संविधान संशोधन इनका था वो 1791 में हुआ था। ठीक है, अगर हम यहां से बात करते हैं कि नवीं अनुसूची में संशोधन हुआ था 1951 में, 10वीं अनुसूची में संशोधन जो हुआ था 1952 संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 1985 में हुआ था। 11वीं अनुसूची में बात करेंगे तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हुआ था हमारा, और हम 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था। यानी कि जो अनुसूची की संख्या जो हमारी 4 जो बड़ी थी वो 12 से 8 से कितनी होगी 12, तो 4 अनुसूची हमारी बढ़ गई है, यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और कल हमारी फिर से दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और कल हमारी दूसरी नई वीडियो आएगी। ये हमारे चैनल का नेम है। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय।